जी नमस्कार, मैं अरुणोदय। ये अच्छा लगता है कि जब आपका दुलार मिलता है, स्नेह मिलता है और जब सराहना मिलती है तो कुछ लिखने का, कुछ बोलने का अच्छा लगता है। इधर पिछले कई दिनों से काफ़ी सारे विषयों पर आपसे बातचीत हुई। इधर तो विभिन्न मंचों के माध्यम से, विभिन्न पेज वॉल के माध्यम से कितनी बार आपके साथ मैंने लाइव भी मैं लाइव भी हुआ आप लोगों के साथ में, कभी कविताओं के पाठ के चक्कर में या कभी कुछ अपनी संस्मरणों को या यात्रा वृतांत को आपने बहुत सराहा, मेरे पहले के लिखे यात्रा वृतांतों को। ये अच्छा लगता है कि अगर आप कुछ लिखते हैं, बोलते हैं या कुछ कहना चाहते हैं या आपके विचारों को कोई अगर सराहता है, अपना स्नेह देता है तो एक ऊर्जा मिलती है। और मैंने शुरू से कहा है कि मेरा तो अस्तित्व ही नहीं है जब तक अगर आप लोगों का स्नेह, सम्मान या दुलार नहीं मिले तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मुझ छोटे से व्यक्ति का अगर आप इतना सराहते हैं मेरे कुछ लिखे हुए को या मेरे कुछ बोले हुए को, तो ये थाती है मेरे लिए। इधर बहुत सारे विषयों पर बहुत सारी बातें हुई। इधर कुछ दिनों से, सच कहूँ तो करीब 10 दिनों से काफ़ी सारे मैसेज भी मेरे पास आए कि सर सब कुछ तो हो गया, विद्यालय के बारे में कुछ आपकी बात इधर नहीं हो पा रही है। और इधर जब से लॉकडाउन हुआ है हमारे देश में, तो विद्यालय एक बड़ा अहम मुद्दा बनकर समाज के सामने खड़ा हुआ है। सरकार की ओर से तो मैं नहीं कहना चाहूँगा कि सरकार के क्या स्टैंड है, सरकार क्या कहना चाहती है, लेकिन मैं जुड़ा हुआ हूँ कुछ विद्यालयों से, तो विद्यालय प्रबंधन की ओर से भी मेरी बातें होंगी और जो अभिभावक जुड़े हुए हैं हमारे विद्यालयों से, उनकी ओर से भी एक अहम मुद्दा है। अभी विद्यालय में बंद हो गया है, विद्यालय में छुट्टियां, मतलब लॉकडाउन में सारे स्कूल बंद हैं, अभी सारे ट्रांसपोर्ट्स बंद हैं या कक्षाएं सस्पेंडेड हैं अभी। तो इसमें बहुत तरह की बातें हो रही हैं कि हम फीस क्यों दें या फीस क्यों नहीं दें। फिर विद्यालय वालों ने कहा, सीबीएसई ने उसमें इंटरवेन किया कि नहीं भाई ऑनलाइन क्लास चलाइएगा तो फीस मिलेगा आपको। उसके बाद बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। अभी कुछ विद्यालयों में किताबों की बिक्री भी शुरू हो गई है क्योंकि नया सेशन आ गया है, बिना किताबों के तो पढ़ाई होगी नहीं। तो पढ़ाई भी चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, होमवर्क है, असाइनमेंट है, जो मुझे दिख रहा है या मुझे पता चल रहा है। मैं सारे विद्यालयों की बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जहाँ भी चल रहा है वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं लोग। एक सवाल उठता है, ठीक है आप स्कूल फीस नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, आपके 2000, 5000, 1000 से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सोचिए कि अगर आपका फीस नहीं आएगा तो जो विद्यालय के बड़े शिक्षक हैं उनका तो काम चल जाएगा, जो विद्यालय के बड़े पदाधिकारी हैं उनका भी काम चल जाएगा। कभी सोचिए उन छोटे जो कर्मचारी विद्यालय के होते हैं, सिक्योरिटी के गार्ड हुए या आपके ड्राइवर हो गए या जो मेंटेनेंस के लोग होंगे या जो कार्यालय कर्मचारी होंगे, वो क्या करेंगे? आपको नहीं समझ, थोड़ा ये बात हमको समझ में आ रही है क्या कि उनका चूल्हा जलेगा कैसे? हम खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, वो कैसे खाएंगे? और अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर ऑनलाइन क्लास में वो इनरोल्ड हैं, तो फीस क्यों नहीं देना चाहिए आपको? पता नहीं, ये मैं बार बार देखता हूं कि जब भी कोई आपदा होती है, जब भी कोई मंथन होता है, जब भी कोई विचार आता है, तो सबसे जो आसान व्यवस्था लोगों को दिखता है प्रहार करने के लिए, वो निजी व्यवस्था होती है। वो निजी विद्यालय हो, निजी अस्पताल हो या निजी कुछ भी हो, लगता है कि सब कुछ जो जितना भी दोषारोपण है इन लोगों के मत्थे कर देना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं गलतियां हो सकती हैं, निजी विद्यालय की हो या कोई निजी व्यवस्था की हो, लेकिन इस पर गहरे हम लोग को सोचने की आवश्यकता है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था कुछ दिन पहले, आपने बड़ा सराहा था उसको, तो कल एक अग्रज का फोन आया कि उस आर्टिकल को तो डालो वीडियो के रूप में, मैं सुनना चाहता हूं। हमने कहा ठीक है, जब आपको सुनाना है तो मैं सुना के मैं इसको मैं सबके सामने परोस देता हूं। और एक आग्रह होगा कि जब भी अगर ये पोस्ट में शेयर करता हूं तो अगर आपकी सहमति मुझसे हो या आवश्यक नहीं है, आपकी अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी विचारधारा हो सकती है, ये मेरा मंतव्य है, ये मेरा वैचारिक रुझान हो सकता है कुछ कहने का या कुछ करने का। न तो ये किसी राजनीति से प्रेरित है, न किसी विद्यालय के प्रति इसका झुकाव हो सकता है। मन की बातें हैं जो मन में आती हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हर बार विद्यालय के बारे में बात हो जाती है, निजी विद्यालय ऐसा, निजी विद्यालय वैसा। तो एक है आर्टिकल, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लंबा तो है, थोड़ा सा आपको धैर्य की आवश्यकता होगी क्योंकि यह एक ऐसा विषय है मैं जिसे संक्षेप में शायद समाप्त नहीं कर पाऊं। वो जो मेधा है, वो जो विद्या है, मुझ में अभी नहीं आई है।
कि अपनी बड़ी बड़ी बातों को कम शब्दों में मैं आपके सामने परोस सकूं। मैं अब भी सीख रहा हूं, आप ही से मैं सीखता हूं। जो समाज के बड़े हैं, अग्रज हैं, श्लाघ्य हैं, मेरे प्रेरक हैं, वो मैं उनसे सीखता होता हूं। शिक्षा से जुड़ाव के कारण पत्रकार मित्रों को यह गलतफहमी रहती है कि मैं एक बड़ा शिक्षाविद हूं। यूं ऐसी गलतफहमी से मन में तो सुखद भाव का एहसास होता ही है। यह दूसरी बात है, पिछले 22 सालों से शिक्षा, शिक्षक, छात्र और शैक्षणिक संस्थानों से करीब रहने के कारण थोड़ी बहुत समझ तो आ ही गई होगी, ऐसा मैं मानता हूं। अभी पिछले कुछ दिनों से कई टीवी चैनल्स और अखबारी समूह के पत्रकार मित्रों से लगातार इसी मुद्दे पर बात हो रही है कि आखिर विद्यालयों में एनसीईआरटी की किताबें क्यों नहीं अनिवार्य की जा रही है। कितनी दफे व्यक्तिगत बैठक में और कई मर्तबे आधिकारिक रूप से हमने चर्चाएं भी की हैं। यूं विद्यालय से जुड़ा हूं तो कई व्यक्तिगत मित्र ही विद्यालय के अभिभावक रूप में हैं और उनसे भी गाहे बगाहे मेरी चर्चा होती रहती है। एक बात मैं ध्यान जरूर देना चाहूंगा कि आखिर यह विषय अपने अस्तित्व में आया ही क्यों। मुझे याद है कि 80 के दशक में सरकारी विद्यालयों की स्थिति काफी मजबूत और सुदृढ़ मानी जाती थी। शहर में अगर किसी प्रतिष्ठित संस्था का नाम लेना हो तो शायद सरकारी विद्यालयों और सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का परचम सबसे ऊंचा था। हाँ, कहीं कहीं एकाध अपवाद भी हो सकते हैं। धीरे धीरे सरकारी विद्यालयों की मानसिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव आया। अभिभावकों का विश्वास उन विद्यालयों से टूटने लगा। तभी निजी विद्यालय अपने अस्तित्व में तो थे ही, उनका परचम तेजी से बड़ा होना शुरू हो गया। यह इतिहास की बात है कि जिस मेहनत या लगन से निजी विद्यालयों के शैक्षिक क्षेत्र ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की, शायद सरकारी विद्यालय उस प्रतियोगिता में पीछे होते होते काफी पिछड़ गए। क्षमा सहित। यह हो सकता है कि निजी विद्यालय के संचालकों और शिक्षकों की मजबूरी रही हो अपने जीवन यापन के लिए मेहनत करने को। वही सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों में शायद निश्चिंतता का भाव आ गया हो अपने जीवन यापन की व्यवस्था को लेकर। सरकारी विद्यालयों की शैक्षिक व्यवस्था को उत्तमता प्रदान करने के लिए राज्य में पाठ्य पुस्तकों के लिखाई और छपाई के लिए अलग से बोर्ड भी बनाया गया। कई एक राज्यों में जिनकी जिम्मेदारी थी उत्कृष्ट शिक्षकों से पुस्तकें लिखवाना और कम मूल्य पर अपनी ही व्यवस्था में उन्हें छापकर राज्य के सभी बच्चों तक पहुंचाना। कालांतर में राज्य के टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन का क्या योगदान रहा, यह विवाद का विषय हो सकता है, परंतु यह तो निश्चित है कि जब टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारियों में खरा नहीं उतर पाया हो तो कहीं न कहीं से निजी पुस्तक प्रकाशकों की एक नई और बड़ी खेप ने राज्य के शैक्षिक संस्थानों में अपनी मजबूत स्थिति बना ली। आखिर विद्यालय के प्रबंधन और बच्चों की पढ़ाई का सवाल था। जब कम मूल्य की अच्छी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं होंगी तो बच्चों की पढ़ाई की निरंतरता के लिए महंगी पुस्तकें ही सही लेनी तो पड़ेगी ही। यह निश्चित है कि अगर सरकारी व्यवस्था उत्तम, सुचारू और लुभावन हो जाए तो निजी व्यवस्था को पनपने में कठिनाई तो होगी ही। जिस प्रकार राज्य सरकार सरकारी पुस्तकों के अभाव से जिस प्रकार राज्य स्तर पर सरकारी पुस्तकों के अभाव से निजी प्रकाशकों ने अपनी बढ़त बनाई, यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सेवा हो या शिक्षा सेवा हो, सभी क्षेत्रों में सरकारी विभाग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पिछड़े तो जरूर हैं, जिसके कारण सभी क्षेत्रों में निजी वर्गों ने अपनी बढ़त बना ली। अब अगर केंद्र सरकार की बात करें तो यह भी स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक सूत्र में बांधने के लिए केंद्रीय शैक्षिक बोर्ड का गठन भी किया गया ताकि पूरे देश में शिक्षा के मामले में एकरूपता हो। वही यह भी सुनिश्चित किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में सहायक पाठ्य पुस्तकों का लेखन और वितरण भी एकरूप होना चाहिए। शायद उन्हीं मानसिकता का प्रतिफल रहा होगा एनसीईआरटी का गठन। केंद्र सरकार का यह श्लाघ्य प्रयास था इस मानसिकता को अमली जामा पहनाने में, परंतु अब वही यक्ष प्रश्न पुनः सामने आ खड़ा हुआ कि विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें क्यों अनिवार्य नहीं हो पाई। निस्संदेह एनसीईआरटी की पुस्तकें उत्तम और कम मूल्य की होती है, परंतु क्या नए शैक्षिक सत्र के आरंभ में एनसीईआरटी की पुस्तकों की उपलब्धता है बाजार में? जिस प्रकार टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन की उपलब्धता के अभाव में निजी पुस्तक प्रकाशकों ने अपनी जगह बनाई, उसी तर्ज पर तो एनसीईआरटी की
पुस्तकों की उपलब्धता के अभाव में सभी विद्यालयों ने वैकल्पिक व्यवस्था को लागू कर लिया होगा। मेरा मानना है कि जिस दिन सारे शहरों में एनसीईआरटी की सारी पुस्तकें प्रचुरता में उपलब्ध हो जाएंगी, किसी भी दूसरे प्रकाशक की पुस्तकें बाजार में धरी की धरी रह जाएंगी। विदेशों में भी शिक्षा व्यवस्था को बड़े करीब से देखने और समझने का मौका मिला है मुझे। वहां तो ऐसी कोई बात नहीं होती, सारी व्यवस्था सरकार की ही है, विद्यालयों की हो, पुस्तकों की हो या चिकित्सा की हो। सारी उत्तम सरकारी व्यवस्था के सामने किसी भी निजी क्षेत्र को पनपने का मौका ही नहीं मिलता। अगर किसी बड़े घराने ने कोशिश भी की तो इतने महंगे व्यवस्था में जनमानस जाना ही नहीं चाहता। अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम सराहनीय है कि सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ेंगे। देखिएगा, बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की स्थिति बदल जाएगी। क्या केंद्र सरकार यह नहीं कर सकती कि निजी संस्थानों पर गाहे बगाहे अपनी टेढ़ी दृष्टि डालने के बजाय अपनी व्यवस्था को इतनी सुदृढ़ और बढ़िया कर ले कि जनमानस को निजी क्षेत्र की ओर जाने की नौबत ही न पड़े? यह क्षेत्र शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो या आधारभूत संरचना संबंधित कोई भी क्षेत्र हो, सरकारी राशन दुकानों की असफल प्रयोगवादी व्यवस्था ने ही शायद निजी क्षेत्रों में बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर की मानसिकता को जन्म दे दिया हो। पूरी बात का लब्बो लुबा यह कि दूसरों की कलाई पर बंधी घड़ी देखने की बजाय अपने गिरबान में देखा जाए, उस पर गहन मंथन चिंतन किया जाए और किसी भी दूसरे प्रतिद्वंदी से आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने को लबरेज किया जाए तो यकीन मानिए कुछ ऐसी वैसी कोई भी असहज स्थिति आने से रही। इतिहास भी तो पहले राजा के संरक्षण में ही सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की बात बताते हैं। अभिभावकों से भी अनुरोध कि किसी भी व्यवस्था पर सवाल उठाने के पहले यह नियत करें कि इसका हल क्या हो सकता है। केवल टीवी पर या अपनी टीआरपी बढ़ाने या अखबार में फोटो और वक्तव्य छपवाने के लिए दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था पर असहज नहीं होना चाहिए। अगर सारी निजी व्यवस्थाएं सवाल के घेरे में खड़ी हो ही गई हैं, तो क्यों नहीं सरकार सभी निजी व्यवस्थाओं का सरकारीकरण कर देती है? कभी देश के सारे निजी बैंकों और कोयला खदानों का भी तो सरकारीकरण हो ही चुका है। हर बार ऐसी बात क्यों आती है? हर बार प्रहार क्यों, आरोप क्यों, आक्षेप क्यों? कभी चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सकों के खिलाफ मोर्चाबंदी, कभी शैक्षिक क्षेत्र में निजी विद्यालयों के प्रति धरना प्रदर्शन, कभी निजी पुस्तक प्रकाशकों के खिलाफ जुलूस। आखिर हम चाहते क्या हैं और हमारी दिशा दृष्टि कहाँ है? काश कि हम अपने कभी कीमती मतों से निर्वाचित सरकारों से यह पूछते कि आखिर सरकारी विद्यालयों, सरकारी अस्पतालों और सरकारी पाठ्य पुस्तकें छपने की व्यवस्था में गिरावट का जिम्मेदार कौन है? कभी तो अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए भी धरना जुलूस या प्रदर्शन हो, मंथन हो, वाद विवाद हो, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के लिए। आखिर कब तक दूसरे की गलतियों पर मातम मनाया जाए? कभी तो अपनी खुशी का इजहार हो। कम से कम इतना तो जरूर सोचना चाहिए कि किसी न किसी निजी अस्पताल ने किसी व्यक्ति की जान बचाई होगी, जिसे सरकारी अस्पताल ने जवाब दे दिया होगा। या उल्टा भी हो सकता है, कोई तो ऐसा बच्चा होगा जिसने सरकारी विद्यालय से पढ़ाई नहीं की होगी और आगे चलकर अपने समाज और देश का नाम ऊंचा कर रहा होगा। खैर, निजी संस्थान से जुड़ाव के कारण न तो मैं उनका पैरोकार हूं और न ही उनकी असुविधाओं को लेकर आंदोलन के पक्ष में हूं। हाँ, यह जरूर सोचने पर विवश हूं कि इस बढ़ते सामाजिक आक्रोश की वजह क्या हो सकती है। टीवी, अखबार में छपने और दिखने के अन्य कई और रास्ते हैं मित्रों, सोचिएगा जरूर। ये बातें मैं आपसे इसलिए करना चाह रहा हूं कि इधर लगातार मैं देख रहा हूं कि जो विद्यालय के जो पहले जो एक आत्मीयता था, क्या भाव था, आत्मीय भाव था विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय के शिक्षकों और समाज के जो अभिभावक थे उनके बीच में, अब वो कहीं खत्म होता चला जा रहा है। इसको बचाने की आवश्यकता है मित्रों। हाँ, ये मैं मानता हूं कि अगर आज वैसे छात्र नहीं रहे तो वैसे शिक्षक भी आज नहीं रहे। गलतियां इधर से भी हुई है, गलतियां उधर से भी हुई हैं, लेकिन यह कहकर अगर उन गलतियों की सजा किसी छोटे कर्मचारी का चूल्हा बंद करके अगर उसको दंडित किया जाए, ये कहां तक न्याय संगत है मित्रों? अब आपका सारा खर्च चल रहा होगा, मैं मानता हूं कुछ एक ऐसा वर्ग होगा जहां अर्थ की दिक्कत होगी,
उन्हें तनख्वाह उन्हें भी नहीं मिली होगी। 2, 4, 10, 20% ऐसे हो सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, टेबल पर बैठ के बात कर सकते हैं। कोई विद्यालय प्रबंधन इतना कठोर नहीं हो सकता कि आपको आज ही जमा करने को विवश कर दे। लेकिन जो सक्षम है, जिनकी जिंदगी पटरी पर चल रही है, वो अपने सारे शौक कर रहे हैं, हजारों रुपए की पुस्तकें खरीद रहे हैं। आपका सारा काम चल रहा है। आपका जो किचन है, वहां पर पकवानों की श्रृंखला भी हो सकती है। आपके गाड़ी में तेल भी लिया जा रहा होगा, बिजली का बिल भी आप दे रहे होंगे। तो थोड़े से पैसे देकर जो विद्यालय के छोटे कर्मचारी हैं, उन्हें उनके चूल्हे को ठंडा करने में आपकी सहभागिता क्यों हो जा रही है? विद्यालय के साथ होइए। यकीन मानिएगा, अगर विद्यालय मर गया ना, तो भविष्य मर जाएगा। इस पर सोचने की आवश्यकता है मित्रों। सारी वैमनस्यता, द्वेष, आक्रोश, क्रोध जो भी हो, बाद में हम लोग बैठ के बात करेंगे। अभी अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। यह वर्ष बचने और बचाने का है, अपने पुराने बातों को सामने लाने का नहीं। विद्यालय से गलतियां हो सकती हैं, कोई बात नहीं, बैठ के बात करेंगे इस पर। ध्यान रखिएगा इस पर, क्योंकि हर शिक्षा की एक कहानी होती है। नमस्कार।